आप सभी का एक बार फिर से नए टॉपिक में स्वागत करते हैं। कक्षा 12 रसायन विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है अवक्षेपण। ठीक है, अवक्षेपण से पहले हम थोड़ा सा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे धन आवेशित कोलाइडी विलयन क्या होते हैं। अगर ये सब आपको जो एग्जाम्पल लिखा गया है ये सब हैं तो धन आवेशित कोलाइडी विलयन है। कहीं पर अगर ऑप्शन में पूछा जाए कि निम्न में धन आवेशित कोलाइडी विलयन है तो इनमें से कोई एक रहेगा। अगर ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन की बात करें तो ये सब आपको सामने जो दिखाई दे रहा है ये सब ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। ये धन आवेशित या ऋण आवेशित। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। इसके बाद हम अवक्षेपण पे चलते हैं। अवक्षेपण या इसको हम बोलते हैं अस्कंदन। अवक्षेपण या अस्कंदन। ठीक है, अवक्षेपण या अस्कंदन क्या होती है? यह एक तरह की प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि किसी भी कोलाइडी अवस्था को निलंबन अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। आपको कोलाइडी अवस्था भी बताए थे, यानी कोलाइडी विलयन भी बताए हैं, निलंबन भी बताए हैं। सबका परिभाषा, उसके बारे में कणों के व्यास के आधार पे। तो अवक्षेपण में क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें किसी कोलाइडी अवस्था को निलंबन में परिवर्तित किया जाता है उसे हम बोलते हैं अवक्षेपण या अस्कंदन। ये जो अवक्षेपण या अस्कंदन होता है यह पेप्टीकरण के विपरीत प्रक्रिया है। पेप्टीकरण में क्या था कि कोई भी अवक्षेप होता है उसको कोलाइडी अवस्था में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अवक्षेपण क्या है? पेप्टीकरण का विपरीत प्रक्रिया है। अब एक बात और जान लें कि कोई भी कोलाइडी विलयन होता है उसमें समान प्रकार का आवेश होता है। या तो वह धन आवेश होगा या तो ऋण आवेश होगा। यानी जो कोलाइडी कण होंगे वह या तो धन आवेशित होते हैं या तो ऋण आवेशित होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह कोलाइडी विलयन है तो इसमें क्या होगा? कोई धन आवेशित होगा या तो ऋण आवेशित होगा। यानी कोई भी कोलाइडी विलयन है तो उसके जो कोलाइड होंगे या तो धन आवेशित होंगे या तो ऋण आवेशित होंगे। यानी उन पर समान प्रकार का आवेश रहेगा। अगर हम इस कोलाइडी विलयन में चाहे धन आवेशित चाहे ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन में हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर आयनों में टूट जाते हैं। कौन से आयन? धन और ऋण आयनों में। तो अगर हम किसी कोलाइडी विलयन में किसी इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं तो जो कोलाइड के ऊपर आवेश होता है वह विपरीत आवेश के साथ आपस में संपर्क करके बड़े बड़े कण में परिवर्तित हो जाते हैं। बड़े बड़े कण में परिवर्तित हो करके वह नीचे अवक्षेप के रूप में जम जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? अवक्षेप। ठीक है, अवक्षेप के रूप में यानी नीचे बैठ जाएंगे, उसी को हम बोलते हैं अवक्षेप। और यह प्रक्रिया कहलाती है अवक्षेपण। ठीक है, तो अगर सिंपल से अगर आपसे परिभाषा पूछा जाए 1 नंबर में तो आप कहोगे वह प्रक्रिया जिसमें कोलाइडी अवस्था को निलंबन अवस्था में परिवर्तित किया जाता है उसे हम अवक्षेपण या अस्कंदन कहते हैं। काम खत्म। लेकिन अगर वहीं 3-4 लाइन में देगा तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे। भाई कोई भी कोलाइडी विलयन होता है उनके कोलाइड पर समान प्रकार का आवेश होता है, चाहे तो धन आवेशित होगा चाहे ऋण आवेशित होगा। यदि हम कोलाइडी विलयन में किसी इलेक्ट्रोलाइट को मिला देते हैं तो विपरीत प्रकार के आवेश आपस में संपर्क करके बड़े बड़े कणों में परिवर्तित हो जाते हैं जो नीचे तली पर बैठ जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। और यह क्रिया क्या कहलाती है? अवक्षेपण कहलाती है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमने FeOH ट्वाइस मतलब फेरस हाइड्रोक्साइड का हमने कोलाइडी विलयन ले लिया, इसमें हमने सोडियम क्लोराइड मिला दिया। तो सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- है। तो अब क्या करेगा? Fe जो है यह प्लस वाला है पूरा, तो प्लस वाला क्या करेगा? माइनस के साथ मिलके बड़ा बड़ा कण बनाएगा। बड़ा बड़ा कण बना के क्या होगा? तली पर नीचे बैठेगा। जब नीचे बैठेगा तो वो बना लेगा अवक्षेप और ये क्रिया क्या कहलाएगी? अवक्षेपण। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हार्डी-सुलजे का नियम। अवक्षेपण या अस्कंदन में बस इतना सा। और हार्डी-सुलजे का नियम। हार्डी-सुलजे का नियम। हार्डी-सुलजे का नियम क्या कहता है कि किसी भी विद्युत अपघट्य का अस्कंदन शक्ति उसके संयोजकता पर निर्भर करती है। कहने का मतलब क्या हुआ? कोई भी आप किसी भी कोलाइडी विलयन में इलेक्ट्रोलाइट को डाल रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है? कोलाइडी कणों को अवक्षेपित नीचे बैठा दे रहा है। ठीक है, तो उसकी जो क्षमता होगा अस्कंदन करने की जो क्षमता होगा इलेक्ट्रोलाइट का वो उसकी संयोजकता पर डिपेंड करेगा। डिपेंड का मतलब कि उस इलेक्ट्रोलाइट पर कितना धन या ऋण आवेश है उस पर डिपेंड करेगा। यदि ज़्यादा संयोजकता होगा यानी ज़्यादा धन या ऋण आयन होंगे तो वह ज़्यादा अवक्षेपित करेगा। जैसे मान लेते हैं हम बोल दिए NaCl और MgCl2। अब हम आपसे पूछें कि कौन ऐसा है इलेक्ट्रोलाइट
जिसका अवक्षेपण क्षमता अधिक होगा। तो आपको बताना होगा जिसका संयोजकता अधिक होगा। संयोजकता मतलब इस पे देखें तो Na प्लस Cl माइनस होगा, इस पे देखें तो 2 प्लस आ जाएगा। 2 प्लस का मतलब इसकी संयोजकता 2 और इसकी संयोजकता 1, ठीक है, चाहे माइनस को लोगे चाहे प्लस को लोगे। तो 1 हो गया इसका, ये 2 हो गया इसका, यानी इसकी संयोजकता ज़्यादा है तो इसका स्कंदन क्षमता अधिक होगा, ठीक है, इसका कम होगा। तो यही होता है हार्डी-सुलजे का नियम, मतलब किसी विद्युत अपघट्य का स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है, ठीक है। जैसे कि किसी की संयोजकता अधिक है तो उसका स्कंदन अधिक होगा, जिसका कम होगा संयोजकता उसका स्कंदन कम होगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अब, जो कि आपके परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ से अगर कह दिया कि हार्डी-सुलजे का नियम उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, तब ऐसे करोगे। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि फेरस हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन है, ठीक है, इसका हमें अवक्षेपण या स्कंदन कराना होगा, जिसमें हम कई तरह के इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे Mg3PO4 का ट्वाइस MgO और NaCl और K4FeCN6। यह हमारे पास 4 इलेक्ट्रोलाइट है। ये सब क्या करेंगे, फेरस हाइड्रोक्साइड का अवक्षेपण करेंगे, पर इनका अवक्षेपित करने का जो क्रम होगा, ठीक है, बढ़ता क्रम जो होगा वह इस प्रकार से होगा। सबसे कम कौन करेगा, जिसकी संयोजकता कम होगी। उससे ज़्यादा अवक्षेप कौन बनाएगा, अवक्षेपित करेगा, जिसकी संयोजकता उससे ज़्यादा होगा, यानी सबसे ज़्यादा संयोजकता का अवक्षेपण क्षमता ज़्यादा होगा। तो फेरस हाइड्रोक्साइड को वह ज़्यादा अवक्षेपित करेगा जिसकी संयोजकता ज़्यादा होगा। तो हम इसका बढ़ता हुआ क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले संयोजकता पता कर लेते हैं। देखिए, NaCl का प्लस माइनस, इसका 2 प्लस 2 माइनस, ठीक, इसका 2 प्लस और 3 माइनस, और अगर देखा जाए तो इसका अगर देखा जाए तो 4 माइनस। देखिए, धन आवेशित हो तो हमें ऋण से मतलब होगा, ठीक है। तो ऋण का मतलब यह 3 ऋण है, यह 2 ऋण है, यह 1 ऋण है, यह 4 माइनस आ गया। तो किसकी संयोजकता अधिक होगा, जितना उसके ऊपर आयन होगा वही संयोजकता है, फिलहाल के लिए यहाँ समझ लीजिए। तो ये सोडियम क्लोराइड की संयोजकता हम 1 मानेंगे, इसका 2 मानेंगे, इसका 3 मान लिए और इसका 4 संयोजकता मान लिए। तो जिसकी अधिक होगा उसका स्कंदन क्षमता अधिक होगा। तो सबसे कम किसका होगा, NaCl का। उससे ज़्यादा किसका होगा, MgO का। फिर उससे ज़्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम फास्फेट का, यानी Mg3PO4 का ट्वाइस। फिर उससे अधिक किसका होगा, K4FeCN6 का, ठीक है। कैसे पता किए भाई, हमने सबकी संयोजकता ज्ञात कर लिया, क्योंकि हार्डी-सुलजे यही कहते हैं कि उस इलेक्ट्रोलाइट का स्कंदन क्षमता अधिक होगा जिसकी संयोजकता अधिक होगा, ये हार्डी-सुलजे के अनुसार। तो भाई देखिए, हम सोडियम क्लोराइड में Cl की संयोजकता 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है। ये तीर का मतलब आप समझ लीजिएगा, बड़ा मुँह मतलब बड़ा, छोटा मुँह मतलब छोटा है, यह संकेत है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम आर्सेनिक सल्फाइड लेते हैं, इसमें दूसरा हम एग्जाम्पल देख लें। ये तो फेरस हाइड्रोक्साइड का हमने कोलाइडी विलयन लिया, उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया और उसका हम स्कंदन क्षमता देख ली। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड है, इसका हमने, यह ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन है, इसमें हमने कुछ इलेक्ट्रोलाइट लिया, जैसे कि NaCl को ले लिया, फिर एल्युमिनियम क्लोराइड को ले लिया, फिर टाइटेनियम क्लोराइड को ले लिया, फिर इसके बाद बेरियम क्लोराइड को ले लिया। ये हमारे पास 4 प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट हैं जो ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन का स्कंदन करेंगे। तो इसके स्कंदन करने की क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। तो हमें यह ऋण आवेशित है तो हमें धन से मतलब होगा। धन का मतलब Na प्लस Cl माइनस, यहाँ पे 3 प्लस माइनस, यहाँ पे 4 प्लस माइनस, यह 2 प्लस और बाकी माइनस, ठीक है। अब हमें देखिए यहाँ पे इसकी संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 3,
इसकी संयुक्ता 4, इसका 2। हमें बढ़ता हुआ क्रम में मतलब आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना होगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहला वाला सबसे कम अवक्षेपण किसका होगा, NaCl का। उससे अधिक किसका होगा, बेरियम क्लोराइड का। उससे अधिक किसका होगा, तीसरे वाले का मतलब AlCl3 का। उससे अधिक किसका होगा, 4 वाले का यानी TiCl4 का। तो ये हो गया अवक्षेपण के क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम। तो ये ऋण आवेशित क्लोराइड विलयन है, इसलिए हमने धन को लिया। अगर धन आवेशित रहेगा तो ऋण को लेंगे, यानी देखेंगे कि भाई किसकी संयुक्ता अधिक है, उसका अवक्षेपण या स्कंदन क्षमता भी अधिक होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उड़न मान। किसी विद्युत अपघट्य का हुआ मिलीमोल जो 1 लीटर साल का स्कंदन कराने के लिए पर्याप्त होता है, उसे हम बोलते हैं उड़न मान। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत कण संचलन, इसको देख लेते हैं। वैद्युत कण संचलन। ठीक है। वैद्युत कण संचलन क्या होता है, देखिए कोई भी कोलाइड होता है, ठीक है, कोलाइडी विलयन होता है, तो उस पर आप जानते हो कि कोलाइड जो कण होते हैं उस पर धन आवेशित या ऋण आवेशित पहले बता चुके होता है। तो होता क्या कि इसमें अगर विद्युत का प्रवाह किया जाए इनके अंदर तो वह क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है। उसी को हम बोलते हैं वैद्युत कण संचलन, यानी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों में गति का पाया जाना ही कहलाता है वैद्युत कण संचलन। ठीक है। संचलन मतलब चलना, गति करना, यानी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गति करना ही वैद्युत कण संचलन कहलाता है। ठीक है। आप जानते हो कि कोई भी कोलाइडी विलयन होता है तो कोलाइड पर समान प्रकार का आवेश होता है, या तो धन आवेशित या ऋण आवेशित। ठीक है। अब देखिए जैसे हमने एक यू टाइप का नली ले लिया, ठीक है, इसमें 2 तरह के इलेक्ट्रोड लगे रहेंगे, एक धन आवेशित और एक ऋण आवेशित। धन वाले को हम बोलते हैं एनोड और ऋण वाले को बोलते हैं कैथोड। ठीक है। यहाँ पे अगर इसमें हम किसी कोलाइडी विलयन को भरते हैं, ठीक है, तो विपरीत आवेश वाले क्या करेंगे, उसके तरफ, जैसे धन आवेश वाला है तो ऋण आवेश की तरफ क्या करेगा, गति करने लगेगा। उसी को वैद्युत कण संचलन कहेंगे। 2 हम लेते हैं, जैसे एक और ले लेते हैं क्योंकि 2 उदाहरण इसमें बता दें। यह भी आपका एक तरह से प्लस हो गया या माइनस हो गया, यहाँ भी हो गया उसी तरह से। ठीक। जैसे हमने इसमें ले लिया फेरस हाइड्रोक्साइड और इसमें हमने ले लिया आर्सेनिक सल्फाइड। ठीक है। अब क्या करेंगे, यू टाइप की नली में इन दोनों को भर करके अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो धन आवेशित कोलाइड विलयन होगा वह कैथोड की ओर गति करेगा और जो ऋण आवेशित होगा वह एनोड की तरफ गति करेगा। ठीक है, यानी प्लस की तरफ गति करेगा। यही गति कहलाता है वैद्युत कण संचलन। ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रक्षण। रक्षण क्या होता है कि द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइड का, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोलाइट द्वारा अवक्षेपण का रुक जाना ही कहलाता है रक्षण। क्या कहलाता है, रक्षण। जैसे कि कोई भी द्रव स्नेही कोलाइड है, उसकी उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइड का, जैसे मान लेते हैं कि कोई बर्तन है, उसमें हमने द्रव विरोधी कोलाइड लिया हुआ है, और इसमें अलग से हमने डाला द्रव स्नेही, फिर इधर से हमने लिया इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब वैद्युत अपघट्य। अब इसका परिभाषा क्या होगा, अब यहाँ से द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइड का किसी इलेक्ट्रोलाइट द्वारा अवक्षेपण का
रुक जाना ही रक्षण कहलाता है। ठीक है, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइड का इलेक्ट्रोलाइट द्वारा अवक्षेपण का रुक जाना ही कहलाता है रक्षण। ठीक है, जो रक्षण करता है मतलब जो अवक्षेपण से रक्षा करता है उसे हम बोलते हैं रक्षित कोलाइड। रक्षित मतलब ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका रक्षी कोलाइड इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रक्षित। यानी कि जिस कोलाइड द्वारा अवक्षेपण की रक्षा होता है, मतलब अवक्षेपण नहीं होता जिसकी उपस्थिति में, उसको हम बोलते हैं रक्षी कोलाइड। और जिसका अवक्षेपण से रक्षा होता है मतलब द्रव विरोधी का रक्षा हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रक्षित कोलाइड। ठीक है, तो फिर से एक बार आप सुन लीजिए कि द्रव स्नेही मतलब द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइड का किसी इलेक्ट्रोलाइट द्वारा अवक्षेपण का रुक जाना ही कहलाता है रक्षण। जो कोलाइड अवक्षेपण को रोकता है यानी जिसकी उपस्थिति में अवक्षेपण रुकता है उसे हम बोलते हैं रक्षी कोलाइड, और जिसका अवक्षेपण से रक्षा होता है उसे बोलते हैं रक्षित कोलाइड। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ये 60 नोट में 2 नंबर में पूछा जाता है प्रश्न। फिर इसके बाद है क्या बोलते हैं इसका स्वर्ण संख्या। यह 60 नोट में 1 नंबर में पूछा जाता है। इसका परिभाषा आप याद रख लेंगे कि रक्षी कोलाइड के मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml स्वर्ण साल के स्कंदन को रोक देती है जब इसमें 1 ml 10% सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाया जाता है। मतलब कि रक्षी कोलाइड कौन है भाई, ये मान लेते हैं द्रव स्नेही कोलाइड कि वह मिलीग्राम में मात्रा मतलब ग्राम में कोई मात्रा है। ठीक है, जो 10 ml स्वर्ण साल का मतलब 10 ml जो है स्वर्ण साल का मतलब सोने का कोलाइडी विलयन। ठीक है, की उपस्थिति में मतलब इसके स्कंदन को यहाँ पे हम लिख देते हैं गोल्ड साल। ठीक है, मतलब इसका मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड साल का स्कंदन को रोक देती है जब इसमें 1 ml सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, 1 ml सोडियम क्लोराइड, अगर 1 ml का 10% कर लें या 10% का 1 ml सोडियम क्लोराइड को मिलाएंगे। यानी कहने का मतलब ये होगा कि आप जानते हो कि कोई भी कोलाइडी विलयन होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो अवक्षेपण होगा, और अवक्षेपण से रोकता कौन है, द्रव स्नेही कोलाइड। तो द्रव स्नेही का वह मिलीग्राम में मात्रा जो 10 ml गोल्ड साल का स्कंदन को रोक देती है जब इसमें 1 ml 10% सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाया जाता है। कहने का मतलब ये होगा। अब 10% 1 ml का मतलब क्या हुआ कि सोडियम मान लेते हैं कि पूरा 100% था तो 90 मतलब कि क्या बना लेंगे, अगर 10% हमें विलयन बनाना है तो 10 ग्राम क्या लेंगे, सोडियम क्लोराइड ले लेंगे, और उसमें 90 ग्राम क्या होगा, कोई भी द्रव हो जाएगा। जब मान लेते हैं कि पानी ही है, पानी 90 ग्राम ले लिए और 10 ग्राम क्या ले लिए, सोडियम क्लोराइड ले लिए, इसका हमने विलयन बना लिया और उसका 1 ml क्या किए, 10 ml गोल्ड साल में डालेंगे तो ये क्या करेगा, द्रव स्नेही जो कोलाइड है वो इसके अवक्षेपण को रोक देगा। उसी को बोलते हैं क्या, गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या। अब देख लेते हैं इसके बाद समाप्त इसको करेंगे। कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पे इसका अनुप्रयोग होता है, तो दूध, पनीर, मक्खन इत्यादि में इसका, सौंदर्य प्रसाधन में, टूथपेस्ट में, चांदी के 2 कोलाइडी विलयन जैसे आर्जिराल है, प्रोटीजिराल है जो रोहू नामक रोग को दूर करने में प्रयोग होते हैं, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उसमें भी कोलाइडी विलयन का प्रयोग होता है, जैसे पेनिसिलिन जो होती है एंटीबायोटिक उसमें पाउडर टाइप, वो भी कोलाइडी कण के रूप में होते हैं। फिर एक 60 नोट में देख लेते हैं, साल पूछा जाता है। साल किसे कहते हैं, तो कोलाइडी विलयन की वह अवस्था जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस व परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है उसे साल कहते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब विलय, परिक्षेपण मतलब विलायक, यानी विलय और विलायक के आधार पे है। इन सबको 60 नोट आपके पास है। जेल किसे कहेंगे, इसका 60 नोट आपको मिल जाएगा PDF के रूप में, उसको याद रख लीजिएगा।
ठीक है। तीसरा जो हमारा टॉपिक इसमें बताए थे पृष्ठ रसायन में, पहला बताए थे कि अधिशोषण, उत्प्रेरण और कोलाइडी अवस्था। तो हमारा उत्प्रेरण भी समाप्त हो गया, कोलाइडी अवस्था भी समाप्त हो गया। अब हमारा एक टॉपिक शुरू वाला बचा हुआ है अधिशोषण, जिसको अगले क्लास में मिलेंगे तो उसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।